हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विथ मी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉफ्री चौसर का द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में पहला ही पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 600 साल पहले का समाज कैसा था? लोग कैसे दिखते थे, कैसे बातें करते थे, और क्या उनके अंदर भी वही लालच और भ्रष्टाचार था जो आज हमें देखने को मिलता है? आज इस वीडियो में हम फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर के सबसे बड़े मास्टरपीस द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का पोस्टमार्टम करेंगे। ये वीडियो ख़ास तौर पर MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पायरेंट्स के लिए बनाई गई है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति UGC नेट या MPPSC सेट या कोई अदर स्टेट के सेट के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही सुविधाजनक होगी। हम सिर्फ ऊपर से स्टोरी नहीं देखेंगे, बल्कि उन 29 पिलग्रिम्स की ज़िंदगी के उन डार्क और फनी सीक्रेट्स को समझेंगे जहां से MPPSC डायरेक्ट सवाल पूछता है। हम जानेंगे कि क्यों प्रायरेस के ब्रूच पर एमोर विंसिट ओमनिया लिखा था, क्यों वाइफ ऑफ बाथ के दांतों में गैप होना उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है, और क्यों द पार्सन को चौसर ने आइडियल कहा जबकि बाकी चर्च कैरेक्टर्स भ्रष्ट थे। अगले 40-45 मिनट में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको द प्रोलॉग के लिए कोई और किताब उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में कुछ फैक्ट्स नोट कर लीजिए। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉन ड्राइडन ने कहा था। उन्होंने 3 किंग्स के अंडर काम किया था। वो 3 किंग्स थे एडवर्ड III, रिचार्ड II और हेनरी IV। इनका काम 3 फेजेस में डिवाइड है: फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। कैंटरबरी टेल्स उनके इंग्लिश पीरियड का सबसे बड़ा काम है। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। दोस्तों, MPPSC के लिए चौसर का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है। उन्हें आप ध्यान रखेंगे कि उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। उनका बर्थ और डेथ ईयर याद रखिए, और ये बर्थ ईयर है, डेथ ईयर आप देख लीजिएगा। बर्थ ईयर और डेथ ईयर बिल्कुल याद रखेंगे आप उनका। और ये भी कि उन्होंने लंदन डायलेक्ट को इंग्लिश की पहचान बनाया। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स की ये सिर्फ एक पोएम नहीं है, बल्कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड का एक इंसाइक्लोपीडिया है। आज हम इसके हर माइनर डिटेल, कैरेक्टर ट्रेट्स और इम्पोर्टेंट कोट्स को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। गाइस, जो चौसर का ज़माना था वो बदलाव का ज़माना था। प्लेग की वजह से लेबर की कमी हुई और एक नई मिडिल क्लास उभरी। इसी क्लास को हम प्रोलॉग के कैरेक्टर्स में देखते हैं। एग्ज़ाम में कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है कि 14th सेंचुरी एक ट्रांजिशन का टाइम था। ब्लैक डेथ, पीजेंट रिवॉल्ट, द 100 Year वॉर, ये सब उसके इर्द गिर्द 14th सेंचुरी में चल रहे होते हैं। ठीक है, तो 14th सेंचुरी एक ट्रांजिशन का टाइम था। ब्लैक डेथ, प्लेग की वजह से लेबर की वैल्यू बढ़ी, जिससे फीडल सिस्टम टूटने लगा। चर्च में करप्शन इतना था कि जॉन वाइक्लिफ ने लोलार्ड मूवमेंट शुरू कर दिया था। चौसर ने इसी बदलती हुई सोसाइटी को अपने कैरेक्टर्स के ज़रिए दिखाया। ध्यान रखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो इस तरह से था कि जो हैरी बेली का रोल जो है वो जज का है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ये हैरी बेली का जो कैरेक्टर है, वो जो रोल है उसका इसमें, वो जज का है। उसने हर एक पिलग्रिम को
4 स्टोरीज सुनाने को कहा था, 2 आपको जाते वक्त सुनाने हैं, 2 आते वक्त। अगर ये प्लान पूरा होता तो 120 टेल्स बनती, लेकिन हमें सिर्फ 24 टेल्स मिली है, 24 टेल्स ही मिली है। ये फ्रेमवर्क स्टोरी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि जो पूरा वर्क है वो फ्रेमवर्क स्टोरी का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर। इसका जो जॉनर है वो है एस्टेट सटायर। फ्रेम नैरेटिव का मतलब है एक बड़ी कहानी के अंदर छोटी छोटी कहानियाँ। पिलग्रिम्स जो है साउथ वार्क के टबार्डिन से निकलते हैं। याद रखिए ओरिजिनल जो प्लान था वो 120 स्टोरीज़ का था, लेकिन सिर्फ 24 ही पूरी हो पाई। ये क्वेश्चन MPPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। 120 टेल्स का ओरिजिनल प्लान है, 24 टेल्स पूरी हो पाई है, और 24 टेल्स में भी जो 2 टेल्स है वो अनफिनिश्ड टेल है। ये एक जो फ्रेम नैरेटिव का एग्जाम्पल है स्टेट सटायर है। ये इसमें एक बड़ी स्टोरी में छोटी छोटी कहानियाँ अंदर है, इसी को आप फ्रेम नैरेटिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पहली 18 लाइन से प्रोलोग की सोल है। चौसर कहते हैं जब अप्रैल की मीठी बारिश मार्च की खुश्की यानी ड्रॉट सूखे को ख़त्म करती है, तब लोग पिलग्रिमेज पर जाते हैं। ये पहली लाइन याद रखेंगे, फर्स्ट लाइन। ये स्टार्टिंग लाइन है, वॉर्न दैट अप्रैल विद श्योर सूट। ऑलराइट, इसमें ज़ेफिरस यानी जो ठंडी हवा है, ये सिग्निफिकेंस कई बार कई जगह पूछने को मिलता है। यहाँ पर जो अप्रैल है उसका सिग्निफिकेंस रीबर्थ ऑफ नेचर वर्सेस स्पिरिचुअल रीबर्थ को किया गया है। ज़ेफिरस वेस्ट विंड का किया गया है, इसको याद रखेंगे आप। द राम जो है वह एरीज या जोडियक साइन ऑफ लेट मार्च अर्ली अप्रैल को किया गया है। एरीज जोडियक का जिक्र पिलग्रिमेज के टाइम को फिक्स करता है, मतलब ऐसी बात की है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं द गैलरी ऑफ पिलग्रिम्स में। डायरेक्ट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे जो जो भी इम्पोर्टेंट पिलग्रिम्स रहे हैं पूरी कहानी में उनका। दोस्तों ध्यान दीजिए नाइट के कैरेक्टर पे। चौसर ने इसे साइवलरी का एम्बॉडीमेंट कहा है। नाइट ने सिर्फ क्रिश्चियन वॉर्स ही नहीं बल्कि हेथन मतलब कि जो नॉन क्रिश्चियन लैंड्स में भी लड़ाइयाँ की है। उसने अलेक्जेंड्रिया, पर्शिया और रशिया में जंग लड़ी है। लेकिन उसका ड्रेस कोड देखिए, वो कोई रेशम के कपड़े नहीं पहनता बल्कि एक फस्टीन टनिक पहनता है जो उसके आर्मर के रस्ट जंग से गंदा है। ये दिखाता है कि वो दिखावे में नहीं ड्यूटी में विश्वास रखता है। अब इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए उसके बेटे द स्क्वायर के साथ। स्क्वायर जो है वो 20 साल का है, 20 ईयर्स। स्क्वायर 20 ईयर्स का है। एक मिनट, 20 साल का है। उसके बाल ऐसे करली है जैसे प्रेस किए गए हो। वो पूरे दिन गाता है और फ्लूट बजाता है। चौसर कहते हैं वो कोर्टली लव का शौकीन है और रात को उतना ही सोता है जितना एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल। यहाँ चौसर दिखा रहे हैं कि पुरानी पीढ़ी यानी कि नाइट वॉर के लिए जीती थी और नई पीढ़ी जो यानी कि स्क्वायर वाली पीढ़ी वो रोमांस के लिए जीती है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन पर, द प्रायरेस जिसे हम मैडम एग्लेंटाइन कहते हैं। प्रायरेस चौसर उनके खाने के तरीके पर 10-12 लाइंस लिखते हैं। कैसे वो अपनी उंगलियों को ग्रेवी में ज़्यादा गहरा नहीं डुबाती। ये एक नन के लिए ओवर सोफिस्टिकेशन है। सबसे बड़ा सवाल उनके ब्रूच पर है जिस पर लिखा हुआ है एमोर विंसिट ओमानिया। ये ब्रूच पर लिखा है, इसको आपको रट लेना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नन को डिवाइन लव, गॉड्स लव दिखाना चाहिए।
लेकिन ये जो मोटो है अमोर विंसेंट ओमानिया, वो अक्सर रोमांटिक लव के लिए यूज़ होता था। इसके बाद आते हैं द मॉन्क पर। द मॉन्क जो है, द मॉन्क उसे क्लस्टर्ड लाइफ यानी कि जो चार दीवारी की ज़िंदगी है वह बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहता है कि वो पुराने सेंट्स की किताबें पढ़कर अपना दिमाग क्यों ख़राब करे। उसे घोड़े यानी हॉर्सेस और शिकार मतलब कि हंटिंग का शौक़ है। उसकी आंखें स्टीमिंग है जैसे किसी फर्नेस यानी कि भट्टी के नीचे हो। ये उसकी लस्ट और ग्लटनी का सिंबल है। चौसर यहाँ चर्च के अंदर फैली मटेरियलिस्टिक दुनिया को एक्सपोज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं हम सबसे वाइब्रेंट पिलग्रिम की, जो है द वाइफ ऑफ बाथ। इनका नाम एलिज़ा है। वो बहरी डीफ है क्योंकि उनके 5th हस्बैंड ने उन्हें कान पर मारा था। उन्हें जेरूसलेम 3 बार घूमने का तजुर्बा है। उनके कपड़े बहुत भारी हैं। कहते हैं उनके सर का स्कार्फ जो है वही 10 पाउंड का होगा। वो लाइफ और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। वहीं दूसरी तरफ एक है मर्चेंट। तो जो मर्चेंट है उसका फॉग्ड बियर्ड और फ्लैमिश बिहेवियर हैट उसकी अमीरी का दिखावा है। वो हमेशा प्रॉफिट की बातें करता है। लेकिन चौसर एक सीक्रेट बताते हैं कि जो वो है वो कर्ज में है, डेब्ट में है। ये दिखाता है कि 14th सेंचुरी में मिडिल क्लास सिर्फ दिखावे की दुनिया में जी रही है। इनकी कॉन्ट्रास्ट में द क्लर्क है ना, जो ये है अपने मर्चेंट है। मर्चेंट के कॉन्ट्रास्ट में क्लर्क को दिखाया है चौसर ने, जो इतना दुबला है कि उसकी पसलियाँ गिनी जा सकती है। वो एरिस्टोटल का फ़ैन है और कम बोलता है, पर जो बोलता है वो मोरल वर्च्यू से भरा होता है। ठीक है, चौसर जो है पूरी स्टोरी में सिर्फ बुराई नहीं दिखाते। वो 2 कैरेक्टर्स को आइडियल बताते हैं, जिनमें एक कैरेक्टर है द पार्सन। ये एक सच्चा पादरी है। ये कहता है इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू। अगर सोना ही जंग खा जाएगा तो लोहे का क्या होगा। ये पहले खुद फॉलो करता है, फिर लोगों को सिखाता है। इनके भाई है द प्लाउमैन पार्सन के भाई है। ये एक मेहनती किसान है जो पूरी ईमानदारी से काम करता है और गॉड से डरता भी है। अब देखते हैं चौसर की कुछ जो टेक्निक रही है इस पूरी वीडियो में। जैसे कि चौसर की टेक्निक में हम जैसे कि आयरनी का बहुत चौसर ने यूज़ किया है, फिजियोग्नमी का बहुत यूज़ किया है। फिजियोग्नमी मतलब कि कैरेक्टर का जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसको एकदम आत्मीयता से दर्शाया गया है। जैसे कि मिलर का वार्ड है ना, गैप टीथ जो बताया है उन्होंने, वाइफ ऑफ बाथ का, प्रायरेस का ब्रॉड फॉरहेड बताया है। वहीं चौसर ने आयरनी का भी बहुत इस्तेमाल किया है। जैसे कि उन्होंने कैरेक्टर्स को प्रेज़ किया है उनके फॉल्ट्स के लिए। जैसे कि जो फ्रायर है उसको एक वर्दी मैन बताया है, वाइल एक दूसरी साइड में उसके करप्शन को भी वो उजागर करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो लैंग्वेज और स्टाइल है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स का, जो वो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई है। इसका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। वर्स फॉर्म जो है हीरोइक कपलेट में लिखा गया है ना। फर्स्ट टाइम इंग्लिश वॉज यूज सो स्किलफुली फॉर सोशल रियलिज्म का सिग्निफिकेंस यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसको कि इंग्लिश पहली बार उस तात्कालिक समय में इस्तेमाल किया गया है इतनी बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का वीडियो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में, जो कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला ही पॉइंट है। हम लोग लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जो अभी आने वाली 12 जुलाई को होने वाले MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभकारी होगी। हम रेगुलर बेसिस पे वीडियोस के माध्यम से यहीं से एक एक करके एक एक पॉइंट कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए लिटरेचर विथ मी।
थैंक यू सो मच।